बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नामक गांव में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कुछ समय पहले ही दयानंद की पत्नी हेमलता का स्वर्गवास हो गया। पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद दयानंद बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया। वह अकेला ही गांव में अपने घर में रहने लगा। दयाराम शुरू से ही बहुत ज्यादा कंजूस इंसान था। गांव के लोगों का यह मानना था कि उसकी कंजूसी के कारण ही उसकी पत्नी हेमलता का इलाज शहर में जाकर वह ना करवा पाया। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। दयानंद कंजूसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा लालची भी था। वह हमेशा ही पैसा बचाने में लगा रहता था और अपने धन दौलत पर बहुत ज्यादा मरता था। फिर एक दिन, अरे भाई दयाराम कैसे हो? अरे अरे सतपाल भाई कैसे हो तुम? बस भाई अपनी तो ठीक चल रही है, तुम सुनाओ कैसे हो? अरे अरे हम क्या बताएं भाई, अपनी तो बस कट रही है जैसे तैसे। आजकल हाथ थोड़ा तंग है, पैसा है कि हाथ में टिकता ही नहीं। हाँ, अरे भाई दयाराम, भला पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकेगा तो भला और किसके पास टिकेगा? तुम्हारा कोई खर्चा नहीं भाई, ना ही तुम्हारा कोई घर बार है, और तुम क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? खर्चा तो हम जैसे लोगों का होता है जिन्हें घर चलाना होता है, बीवी बच्चे पालने होते हैं। भाई दयाराम, तुम्हें तो अब दान धर्म करना चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझ जैसा गरीब इंसान इस गांव में कहाँ भला, मेरे पास कहाँ पैसा है यार। हाँ, लो कर लो बात, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो दयाराम भाई। तुम्हारी बात सुनकर मुझे गांव के सतबीर के दादा की याद आ गई। क्या? कौन सी बात भाई? वो ही अपना सतबीर, इसके दादा गांव के बाहर जो खतरनाक जंगल है उसमें पैसे के लालच के कारण गुफा में चले गए थे। क्या क्या? मुझे नहीं पता भाई ऐसी किसी भी बात के बारे में। भाई ये कहानी एक सच्ची घटना है। भाई तो फिर ये कहानी है क्या? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, फिर कभी बताता हूँ, अभी मुझे शहर जाने में थोड़ी देरी है, फिर मिलते हैं भाई। अरे अरे सतपाल भाई, इतना भी क्या जल्दी? काम की बात तो तुमने कुछ बताई नहीं और भागे चले जा रहे हो। जरा हमें भी तो बताओ उस बारे में। भाई दयाराम, सतबीर के दादा भी तुम्हारी ही तरह बहुत कंजूस इंसान थे, जो बहुत ही ज्यादा पैसे पर मरा करते थे। क्या क्या मेरी तरह? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कंजूस हूँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो गुस्सा हो गए यार। मेरा मतलब है वह बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान थे। एक बार उन्हें किसी साधु महात्मा ने बताया कि तू हर समय पैसा पैसा करता रहता है, जा तेरी सारी समस्याएं गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक चमत्कारी गुफा है, उसमें जाकर तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाई दयाराम, लोगों का तो यह कहना है कि वह गुफा पूरी सोने से भरी हुई है। सोने से? अरे वाह वाह। हाँ, फिर क्या, सतबीर के दादा को पैसे का इतना लालच था कि वह निकल पड़े रात में ही चमत्कारी गुफा को खोजने के लिए। और फिर क्या भाई, वह दिन था और आज का दिन है। पूरे गांव में सतबीर के दादा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना जाने उनका क्या हुआ। तभी कहता हूँ दयाराम भाई, पैसे का लालच कभी नहीं करना चाहिए। अरे सतपाल भाई, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ वह गुफा अभी भी है क्या? हाँ भाई, गांव के लोगों का तो कहना है कि वह गुफा अभी भी है और पूरे सोने चांदी से भरी है, पर लोगों का कहना यह भी है कि उस सोने की रक्षा कोई बहुत बड़ा दानव आज भी कर रहा है। क्या दानव? हाँ भाई। चल भाई दयाराम, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई यार। ऐसा कहकर सतपाल वहाँ से चला जाता है, पर दयाराम के दिमाग में तो यही बात घूम रही होती है। क्या बढ़िया बात बताई है सतपाल ने। अगर ये बात सही है तो एक बार गुफा को खोजने में क्या हर्ज है। अगर मैं उस गुफा से
थोड़ा सा भी सोना निकाल लाऊं तो इससे मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। अरे वाह वाह। पर नहीं भाई दयाराम, अगर इन सब चक्करों में मैं मारा गया तो, और वह दानव वाली बात अगर सच हुई तो वह दानव तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं। पर दयाराम, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। दानव दिखा तो मैं गुफा से बाहर आ जाऊंगा, पर एक बार अगर सोना हाथ में आ गया तो माला माल हो जाएंगे, माला माल। दयाराम अपनी ही सोच में पूरी तरह से फंस जाता है। वह पूरा दिन यही सोचता रहता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह जंगल में चमत्कारी गुफा ढूंढने के लिए जाने का फैसला करता है। चाहे कुछ भी हो दयाराम, आज तो मैं उस चमत्कारी गुफा को खोज कर ही निकालूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा इस गांव का सबसे अमीर आदमी। हा 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 हा। ऐसा सोचकर दयाराम गांव से बाहर जंगल में चमत्कारी गुफा को खोजने के लिए निकल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। राजू नाम का एक व्यापारी बंसीपुर नामक गांव में रहा करता था। राजू का आम का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर के पास ही उसका एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जिसके आम वह गांव में और शहर में बेचने जाया करता था। राजू सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वह हर समय पैसा बचाने के लिए लगा रहता था। राजू का एक नौकर था जिसका नाम था शामू। शामू बहुत ही ज्यादा दानवीर इंसान था। फिर एक दिन, अरे शामू, जरा देखकर तो आइयो, गोदाम में पड़े आम कहीं सड़ तो नहीं गए हैं। इतने दिन हो गए उन्हें वहाँ रखे रखे, देख तो जरा कहीं वह सारे खराब तो नहीं हो गए। जी मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर शामू गोदाम में जाकर देखता है तो वहाँ जाकर देखते ही हैरान हो जाता है। गोदाम में रखे सारे आमों में कीड़ा लगा हुआ होता है। अरे ये क्या हो गया, यह तो सारे आम ही खराब हो गए। इन सभी आम में तो कीड़ा लग गया है। हे भगवान, मुझे जल्दी से जाके सेठ को सब बताना होगा। पर सेठ जी यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं इन पर कीटनाशक दवाई डाल देता हूँ। आखिरकार सेठ जी भी तो दवाई डालने के लिए ही कहेंगे। ऐसा सोचकर शामू दवाई लेने के लिए चल पड़ता है। पर तभी, रुक शामू, यह तू क्या करने जा रहा है? आम सड़ गए हैं, इसमें इन जीव जंतुओं का क्या कसूर? यह तो बेचारे अपना पेट ही भर रहे थे ना। इन बेचारों की क्या गलती इसमें, जो मैं इन्हें जान से मारने जा रहा हूँ? ऐसा सोचकर शामू रुक जाता है। ऐसा करता हूँ, सेठ जी के पास ही जाकर सब कुछ बता देता हूँ। फिर जो सेठ जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पर अभी इन जीव जंतुओं को मारना बहुत गलत होगा, नहीं तो सारा पाप मुझ पर ही लगेगा। ऐसा सोचकर शामू गोदाम से बाहर आ जाता है और दुकान में जाकर देखता है कि सेठ जी तो दुकान से जा चुके हैं। अरे सेठ जी तो यहाँ से चले गए। चलो कोई बात नहीं, मैं कल सेठ जी से इस बारे में बात करके देखूंगा। फिर अगले दिन राजू सेठ दुकान पर आता है, पर शंभू गोदाम में सारे आमों में कीड़े लगे हुए हैं, यह बात सेठ जी को बताना भूल जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं, पर शामू के दिमाग से तो यह बात निकल ही जाती है। गोदाम में रखे आम सड़ गए हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल जाता है। अरे शामू, यह हरिया लाल का आम का कुछ ऑर्डर है, ले जाना जरा। जा जरा, आम की पेटी के साथ ऑर्डर दे आ। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। शंभू ऑर्डर देने के लिए निकल जाता है। सारा काम तो हो गया। चलो एक चक्कर मैं गोदाम के भी लगा आता हूँ, जरा देखूं तो ये शामू का बच्चा अच्छे से काम करता भी है या नहीं, या ऐसे ही पगार लिए जा रहा है। चलो एक बार चलकर देखा जाए। ऐसा कहकर राजू सेठ गोदाम की तरफ चल पड़ता है।
और जैसे ही गोदाम में देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पूरा गोदाम बुरी तरह से गंदे आमों की महक से सड़ रहा होता है। सारी जगह सड़े हुए आम ही आम दिखाई दे रहे होते हैं और सब जगह कीड़े ही कीड़े होते हैं। यह सब देख के सेठ हैरान हो जाता है। उसके तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे तो मानो सब जगह नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा होता है और सेठ गुस्से में लाल बबूला हो जाता है। शामू। फिर थोड़ी देर बाद शामू ऑर्डर देकर दुकान पर वापस आ जाता है। अरे शामू भाई तुम यहाँ हो? वहाँ गोदाम में तुम जल्दी जाओ, सेठ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर शामू को आम में लगे कीड़ों की बात याद आती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने? गोदाम में आम सड़ गए हैं, यह बात तो मैं सेठ को बताना ही भूल गया। अरे अब क्या होगा मेरा? फिर शामू फटाफट गोदाम में सेठ के पास जाता है। सेठ जी मैं आ गया। शंभू, ये क्या है सब? मैंने तुझे 2 दिन पहले गोदाम में भेजा था यह देखने के लिए कि आम सही है या नहीं, और तूने क्या किया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। यह देख, इतने लाखों के सामान का नुकसान हो गया है। अब इस नुकसान की भरपाई क्या तू करेगा? देख, इतने गंदे और सड़े हुए आम हो गए हैं, और अगर सड़ भी गए थे तो तू इसमें दवाई ही डाल देता, जिससे कि कम से कम अच्छे आम तो खराब नहीं होते। मूर्ख, तुझे मैंने इतने सालों से अपने यहाँ नौकरी दी और तूने क्या किया? तूने मेरा इतने लाखों का नुकसान कर दिया। जा निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सेठ जी आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं तेरी बात? मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा कोई भी इंसान इस दुकान में। जा निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सेठ जी जब मैंने ये सब देखा तो आप ही बताइए, इन सड़े हुए आमों में लगे कीड़ों की क्या गलती, जिससे हम इन निर्दोष को दवाई डालकर क्यों मार दें? अरे वाह शंभू, मुझे नहीं पता था तेरी इतनी अच्छी सोच है। अरे शंभू, तेरी इस दयालुता के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। हाँ, यह ले, फिर तू कह रहा है ना इन मासूमों की क्या गलती, तो फिर ये ले। तभी सेठ सभी सड़े हुए आमों पर दवाई डाल देता है। नहीं सेठ जी, इतना पाप मत कीजिए आप। तू इसे पाप कह रहा है? अरे मूर्ख, तुझे यह नहीं पता कि मुझे कितने लाखों का नुकसान हो गया है। जा निकल जा यहाँ से। शंभू यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके सामने ही लाखों कीड़े तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे सेठ जी ने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। हे भगवान, मेरी क्या गलती इसमें? मैं तो इन जीवों की ही रक्षा कर रहा था, इसमें मेरी क्या गलती प्रभु? तभी शंभू की नजर वहाँ पास में ही एक कीड़े पर पड़ती है। अरे ये कीड़ा इतनी धूप में कहाँ जा रहा है भला? मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए खाने के लिए यह हरा पत्ता इसके पास रख देता हूँ। फिर शंभू पास ही पड़ा पत्ता उस कीड़े के पास रख देता है। तभी वह कीड़ा एक जादुई सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। शंभू, मैं तुम्हारे इन अच्छे कर्मों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। तुम हमेशा ही इन जीव जंतुओं की रक्षा करते हो। इससे प्रसन्न होकर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर जादुई परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे यह वरदान देती है कि सेठ का सारा व्यापार शंभू को मिल जाए और शंभू की जो हालत सेठ ने की है वही हालत राजू सेठ की हो जाए। गर्मियों के समय की बात है। भीलपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। बिरजू गांव में ही घड़े बेचकर अपना घर चलाया करता था। उसके हाथ के बने सुंदर सुंदर घड़े पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। उसके घड़े आसपास के सभी गांव के लोग खरीदने आया करते थे। बिरजू अपनी पत्नी रेनू के साथ गांव में ही एक टूटे से घर में रहा करता था। बिरजू की पत्नी रेनू बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज किस्म की औरत थी।
वह हमेशा ही बिरजू पर अपना हुक्म चलाया करती थी। फिर एक दिन, अजी आप मुझे एक बात बताइए, आप इतना कम कमाएंगे तो मैं घर कैसे चला पाऊंगी भला? आपको हमारे घर की कमाई बढ़ाने के लिए कुछ और काम शुरू करना पड़ेगा। रेनू, तू कैसी बात कर रही है? मैं भला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे बनाए हुए घड़े अच्छी से अच्छी कीमत पर बिक सके और हमें अधिक मुनाफा हो। अब मेरी किस्मत ही ऐसी हो तो इसमें मैं क्या करूँ? अजी आप अपनी किस्मत को क्यों दोष देते हो? कुछ और काम करो जिससे कि घर अच्छे से चल सकेगा। आप हमारे पड़ोसी को ही देख लीजिए, वह आपसे ज्यादा अच्छा कमाता है और कल की ही बात है वह शहर से कूलर लेकर आए हैं। अरे तू बात बात पर क्यों पड़ोसियों को लेकर आती है? मुझे नहीं पता वह कहाँ से इतना पैसा चोरी कर कर लाता है, तभी तो रोज रोज नई नई चीजें खरीदता रहता है। और हाँ, रोज रोज तेरी इस चिकचिक मुझे पसंद नहीं। पैसे का इतना भी लालच अच्छा नहीं है रेनू। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा घर अच्छे से चल पड़े। ऐसा कहकर बिरजू घर से चला जाता है। फिर दोपहर में, हाय ये गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चाची मैं तो पसीना पसीना हो गई। अरे पगली तू क्यों इतनी गर्मी में पड़ रही है? अपने पति बिरजू से कहकर क्यों नहीं कूलर मंगवा लेती? देख अपने पड़ोसन शीला को देख, उसका पति उसके लिए क्या क्या नहीं करता। हाँ माँ जी, कह तो आप सही रहे हो, पर मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये तो मेरी एक नहीं सुनते और उल्टा मुझसे ही लड़ने लगते हैं और मुझे ही सुना देते हैं। अरे रेनू बेटा, तेरा पति ही तेरी नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा भला? मैं तो कहती हूँ आज शाम को ही नए कूलर लेने के लिए बिरजू से बात कर। देख थोड़ा आंसू बहाएगी तभी तो पति पिघलेगा। ऐसा कहकर कृष्णा काकी वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को बिरजू के घर आने से पहले, आज आने दो उन्हें। हाँ, यहाँ मैं पूरे दिन गर्मी में मरती रहती हूँ और उन्हें कोई होश ही नहीं है। आज आने दो, मैं आज ही नए कूलर लेने की बात जरूर करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद बिरजू घर पर लौट आता है। अजी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। अच्छा अच्छा, आज मेरा इंतजार हो रहा है भला? क्यों? अजी ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही, या कुछ और बात है? तू मुझसे क्या छुपा रही है? अजी मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं अगर कुछ मांगूंगी तो आप मुझे लाकर दोगे? क्या? ऐसा क्या चाहिए तुझे जो आते ही तूने अपनी डिमांड रख दी? अजी दिन में घर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पूरा दिन मैं घर में इस पंखे की गर्म हवा ही खाती रहती हूँ और दोपहर में तो गर्मी का बहुत बुरा हाल होता है। क्या इस बार हम शहर में जाकर कूलर लेकर आए? देख रेनू, कूलर तो मैं ले आऊं, पर इस महीने इतना ज्यादा खर्चा पहले से ही हो रहा है और ऊपर से कूलर बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। और तुझे तो पता ही है कि मेरी इतनी आमदनी नहीं है जितना कि मैं खर्चा कर दूं। तो फिर जी? तो फिर क्या, इस बार हमें इस पंखे से ही गुजारा चलाना पड़ेगा। अजी ऐसा कैसे? मैं यहाँ गर्मी में पूरा दिन मरती रहूंगी। आपको कोई होश है या नहीं? साथ वाली शीला को देखो, उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। अच्छा अच्छा, तो अब पता लगा यह आग इस शीला की बच्ची ने लगाई है। हमें किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए रेनू। इन पड़ोसियों का तो काम ही यही होता है कि दूसरों के घर में आग लगाना। हमारे घर में आग लगा के खुद शांति से बैठे हैं। हाँ। हाय मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। यह मेरी एक नहीं सुनता और पूरे गांव के आदमी अपनी पत्नियों को इतने अच्छे से रखते हैं, पर मेरा पति है कि मेरी एक नहीं सुनता। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं। अरे अरे, रो क्यों रही है भला? मैं देखता हूँ फिर। अब तू रोना बंद करेगी? अब तू रो रो के पूरे गांव को उठाएगी क्या? चुप हो जा, चुप हो जा। मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं से कूलर का जुगाड़ करता हूँ कल। फिर अगली सुबह रेनू को तो बोल दिया कूलर के लिए, पर अब कूलर का जुगाड़ कहाँ से होगा? यही सोच रहा हूँ
क्या करूं मैं ऐसा। ये रेनू भी है ना कि किसी भी चीज की जिद कर लेती है। अब करो इसकी जिद पूरी। तभी बिरजू की नजर पास में ही रखे घड़े पर पड़ती है। घड़े में पानी भरा हुआ होता है। एक मिनट, अरे वाह, यह घड़ा। क्यों ना मैं इस घड़े को ही कूलर बना दूं? हमारे पास पंखा तो पड़ा ही है और मैं एक नया और बड़ा घड़ा कुछ इस तरीके का बनाऊंगा जिससे कि यह पंखा उस घड़े में अच्छे से बैठ जाए। अरे वाह वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर बिरजू एक बड़ा सा घड़ा बनाकर तैयार करता है और उसके आगे घर पर रखा हुआ पंखा फिट कर देता है। फिर उस घड़े में पानी भरकर पंखे को चला देता है और फिर यह देखकर हैरान हो जाता है कि पंखे वाले घड़े से इतनी अच्छी और ठंडी हवा आ रही है। यह देखकर बिरजू मानो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वह मिट्टी के घड़े से बना कूलर अपनी पत्नी रेनू को दिखाता है। अरे रेनू देख तेरे लिए मैं कूलर ले आया। अजी क्यों झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू ही देख ले। अजी यह तो बस एक बड़ा सा घड़ा है। चलो हटो, मुझे बहुत ज्यादा काम है घर में। अरे भगवान, सुन तो सही और रुक, मैं इस देसी कूलर को चलाकर दिखाता हूँ। इस देसी कूलर के आगे तेरे बड़े बड़े एसी भी फेल हो जाएंगे। फिर जैसे ही बिरजू देसी कूलर के पंखे को चलाता है तभी मिट्टी के बने कूलर से इतनी ठंडी हवा आती है कि रेनू तो खुशी के मारे झूम उठती है। अरे वाह, यह तो कमाल ही कर दिया आपने। फिर मिट्टी से बने कूलर की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी को मिट्टी के बने कूलर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और फिर थोड़े दिन बाद बिरजू मिट्टी से बने कूलरों को अपने घर पर ही बनाकर बेचने लगता है और एक सफल और अमीर व्यापारी बन जाता है।